हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र बैच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमारी क्लास ऑफ थी। ठीक है, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से कल हमारी क्लास ऑफ होने के कारण कई छात्रों ने मैसेज किया था। ठीक है, देखिए मेरा मानना है कि एक दिन आपको छुट्टी लेना चाहिए, एक दिन आपको ब्रेक करना चाहिए और ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आप अपने आप को थोड़ा समय दीजिए सोचने का कि आपने एक वीक क्या किया और उस वीक में आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, आगे चलकर हमें क्या सुधारना चाहिए, अपने पढ़ाई में क्या सुधार करना चाहिए या अपने जीवन शैली में क्या सुधार करना चाहिए। इसके बारे में हमें एक दिन ज़रूर समय देना चाहिए और विचार करना भी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक मोटिवेशन यहाँ पर दी गई है, मोटिवेशन की स्लाइड लगाई गई है। कहा जा रहा है कि जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकराऊंगा, मुसीबत चाहे जितनी भी आए मगर लक्ष्य को खींच लाऊंगा, मगर लक्ष्य को खींच लाऊंगा। बिल्कुल इसी उत्साह के साथ आप सभी लोग लगे रहिए और लास्ट तक लगे रहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि मेरे द्वारा जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपके एग्जाम में ज़रूर आपकी सहायता करेंगी। चलिए आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष मैथिली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया। किस वर्ष मैथिली भाषा को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है या किया गया था। पहला ऑप्शन है 2004, दूसरा ऑप्शन है 1967, तीसरा ऑप्शन है 2003 और चौथा ऑप्शन 1993। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। और जो हमारे नए साथी जुड़ गए हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने छात्र हैं वे शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो इसको जो अपनाई गई थी यानी कि मैथिली भाषा को 8वें संविधान के 8वें अनुसूची में अपनाया गया था या अपनाई गई थी 2004 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि मैथिली भाषा को अनुसूची 8 में कब रखा गया था, 2004 में। इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल अधिनियम या दल बदल निरोध से संबंध रखता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 105 अनुच्छेद और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताते चलूँगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट दोस्तों, कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है दल बदल अधिनियम या दल बदल निरोध अधिनियम को लाया गया। अगर कोई सांसद या विधायक जो होता है एक बार निर्वाचित होने के बाद किसी दूसरे पार्टी में जाता है तो उसके ऊपर यह कानून लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है 9वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन कहता है 5वीं और तीसरा ऑप्शन कहता है 3री अनुसूची और चौथा ऑप्शन कहता है 7वीं अनुसूची। जल्दी से आंसर करिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ताकि नहीं आ रहा है तो आप तब तक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5वीं अनुसूची में यह दिया गया है या यह प्रावधान है कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिया गया है या दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मेरा मानना है कि इसको आपको स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना चाहिए। ठीक है, वैसे अनुसूचियों की मैं अलग क्लास दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। चलिए बताइए इसको जल्दी से कि अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं, 10, 18, 15, 29। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 विषय दिए गए हैं।
तो अनुसूची 12 में नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं कि उन्हें 18 विषय यानी कि 18 सब्जेक्ट पर काम करना होता है या करना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है या अगला प्रश्न कहता है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो, यानी कि एक नए राज्य का निर्माण करना हो, जैसे 2014 में आपने देखा था 2014 में आपने देखा था कि तेलंगाना बना था, उसी तरह की यहाँ पर बात की जा रही है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का निर्माण करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है कि दूसरी अनुसूची, और दूसरा ऑप्शन कहता है पहली अनुसूची, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि तीसरी अनुसूची, और चौथा ऑप्शन कहता है चौथी अनुसूची। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में यहाँ प्रावधान किया गया है संघ और राज्यों के नेम, और किसी भी नए राज्य का सृजन करना होता है तो किया जा सकता है पहली अनुसूची के तहत। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संपत्ति, भूमि अधिग्रहण और विधियों का प्रावधान किया गया है, विधियों का उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन कहता है 10वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन कहता है कि 8वीं अनुसूची, और तीसरा ऑप्शन कहता है 9वीं अनुसूची, और चौथा ऑप्शन कहता है 11वीं अनुसूची। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में यहाँ प्रावधान किया गया है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई भी प्रावधान बनाना है तो 9वीं अनुसूची में उसकी चर्चा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल अभी इसकी हमने चर्चा की भी थी, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे लगता है आप सभी लोग दे सकते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा और इसका आंसर जरूर रिप्लाई करिएगा। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। पहला ऑप्शन कहता है 9वीं, और दूसरा ऑप्शन कहता है 11वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन कहता है 10वीं अनुसूची, और चौथा ऑप्शन कहता है 8वीं अनुसूची। मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र दे सकते थे, लेकिन इसका आंसर कुछ ही छात्र दे पाएंगे मुझे पता है, क्योंकि और बाकी लोग ध्यान नहीं दिए होंगे कि इसके पहले ही प्रश्न में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, अभी ही मैंने आपको बताया था दल बदल अधिनियम बताया था, तो 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है या इसकी चर्चा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी ठीक ठाक प्रश्न है, मुझे लगता है इसका अगर कोई पहली बार तैयारी करने के लिए प्रवेश हुआ होगा तो वो भी इसका आंसर बता सकता है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची यानी कि किस शेड्यूल में दिया गया है। पहला ऑप्शन कहता है 8वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन कहता है 10वीं, तीसरा ऑप्शन कहता है 9वीं अनुसूची, और चौथा ऑप्शन कहता है 11वीं अनुसूची। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। 8वीं अनुसूची जिसने भी दिया होगा उसका आंसर अच्छा होगा, उसका आंसर सही हो गया होगा, उसे अंदर से काफ़ी खुशी महसूस हो रही होगी कि मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बिल्कुल आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मूल कारण ये है कि आपने मेहनत किया है, इसके वजह से आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, ना कि आपके तुक्के लग रहे हैं, ठीक है। तुक्के नहीं लगते हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा जिसकी वजह से आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। जल्दी से आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, तीसरा ऑप्शन कहता है कि तीसरी अनुसूची, और चौथा ऑप्शन कहता है चौथी शेड्यूल यानी कि चौथी अनुसूची। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए वेतन संबंधी जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वो दूसरी अनुसूची में, पहले अनुसूची में दिया गया है संघ और राज्यों के नेम, और तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान दिया गया है, यानी शपथ से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। चाहे वो राष्ट्रपति की बात करें, चाहे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें, ठीक है, किसी की भी बात करें, जितने भी शपथ प्रतिज्ञान हैं वो किसमें दिया गया है, अनुसूची तीसरे में इसका प्रोविजन दिया गया है या इसका उल्लेख किया गया है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राजभाषा राज्यसभा के स्थानों की आवंटन की सूची का प्रावधान है? यहाँ राज्यसभा के स्थानों की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन कहता है दूसरी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन कहता है पहली अनुसूची, और तीसरा ऑप्शन कहता है तीसरी अनुसूची, और चौथा ऑप्शन कहता है मेरे प्रिय साथियों चौथी अनुसूची। जल्दी से आंसर करिए, बिल्कुल कोई भी छात्र जाएगा नहीं बीच से छोड़कर। कुछ छात्र आते हैं और चले जाते हैं, देखिए बहुत ही गलत तरीका है। आप लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए आप सोचिए कि आधे घंटे आपको समय नहीं मिल पा रहा है, आधे घंटे में आप क्या करने वाले ऐसे हैं कि जो आपको पढ़ने में आपको परेशानियां हो रही हैं, ठीक है। आप 1 घंटे बाद क्या करेंगे? आप सोचिए 1 घंटे बाद बहुत करेंगे, आप यूट्यूब चलाएंगे, यूट्यूब पर 1 आध 2 वीडियो देखेंगे, वो भी वीडियो आपकी कौन से रहेंगे? बिना फालतू वाली, जो तो ना आपके एग्जाम में सहायता करेंगे ना कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो आपकी सहायता करेंगे। केवल और केवल या तो आप कॉमेडी वीडियो देखेंगे या तो मन करता है तो किसी वैसे फालतू लोगों की वीडियो देखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? अभी इसके प्रश्न को मैंने करवाया था, यानी कि इसके पहले वाला प्रश्न मैंने आपको करवाया था। दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में। अभी ही मैंने आपको बताया था कि संघ और राज्यों के नेम से संबंधित जो प्रोविजन दिए गए हैं या प्रावधान किए गए हैं और या उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। इस आज जो अनुसूचियों से उन्हीं छात्रों के प्रश्न सही हो रहेंगे जो काफ़ी अच्छे से तैयारी किए होंगे, काफ़ी उनकी समझ हुई होगी, वही सही कर पा रहे होंगे। या तो किसी ने कुछ तैयारी की हो, जैसे याद किया होगा या कभी पढ़ा होगा, तभी उसके प्रश्न सही हो रहेंगे। बाकी आपके तुक्के यहाँ नहीं काम करने वाले हैं। बिल्कुल आप यही कहेंगे कि भगवान जी हमारा साथ नहीं देते हैं, ठीक है, ये गलत बात है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में क्या प्रोविज़न है? पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत की बात कर रहे हैं। पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियां से संबंधित उल्लेख किया गया है किसमें? 11वीं अनुसूची में। बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी ठीक ठाक प्रश्न है। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? पहला ऑप्शन कहता है 8, दूसरा ऑप्शन कहता है 9, तीसरा ऑप्शन कहता है 10 और चौथा ऑप्शन कहता है 12। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब मूल संविधान मतलब जब संविधान बना हुआ था तो भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थे, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितने शेड्यूल हैं? वो हैं 12 और इसके पहले कितने थे? 8 थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है, बताइएगा आप लोग जल्दी से इसका आंसर। अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज्य को कार्य करने के लिए या करने हेतु विषय सौंपे गए हैं। ठीक है, पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए हैं? जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। 18, 25, 26 और 29। जल्दी से आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 विषय सौंपे गए हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया? ठीक है, कि केंद्र और राज्य को कितनी शक्तियां, यानी कि केंद्र की क्या शक्तियां होंगी, राज्य के क्या शक्तियां होंगी। ठीक है, केंद्र क्या काम करने वाला है, राज्य क्या काम करने वाला है, उससे संबंधित जो प्रोविजन दिया गया है किस अनुसूची में दिया गया है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। अनुसूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 10। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा
7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसका आंसर सीधा आ गया आपके सामने। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न का भी आंसर आपके सामने है। ठीक है, संविधान की 6ठी अनुसूची में, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में लागू नहीं होती है, मेघालय, त्रिपुरा, असम में 6ठी अनुसूची लागू होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बस एक प्रश्न और है जिसका आंसर आपके सामने मिल रहा है। ठीक, इसके बाद आपको सभी का आंसर देना पड़ेगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति को दिया जाने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है? अभी इसके पहले ही मैंने बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था। जल्दी से इसका आंसर बताना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं इसका आंसर सामने आपके प्रत्यक्ष रूप से है, इसलिए आपका आंसर सही हो जाना चाहिए था दूसरी अनुसूची में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते से संबंधित प्रोविजन है, पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और उसके नियम वगैरह हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? पहला ऑप्शन कहता है 9वीं, और दूसरा ऑप्शन कहता है 10वीं, तीसरा ऑप्शन कहता है 11वीं अनुसूची, और चौथा ऑप्शन कहता है 12वीं अनुसूची। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? नगर पालिकाओं की शक्तियां और प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनको विषय कितने मिले हुए हैं? 18 विषय इनको दिए गए हैं। नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं। 18 विषय से संबंधित भी सारे 18 विषय में जो है उनमें संबंधित इनको शक्तियाँ दी गई हैं, प्राधिकार दिए गए हैं और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ा कब गया था? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था या जोड़ी गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी ही इसकी हमने चर्चा किया था। 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं। जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, इसमें तो आपको समय लेना ही नहीं चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। मैंने अभी बताया था आपको कि भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और आगे चलकर 4 और जुड़ गई, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो 12 अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में विद्यमान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं। अभी आपने देखा कि अनुसूचियों से सारे प्रश्न, आपने देखा कि जितने भी प्रश्न बनने थे मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दिया है, सारे प्रश्न आपको करके मैंने दिखा दिया। अब आइए बात करते हैं आधुनिक भारत की क्लास में, यानी कि आधुनिक भारत क्लास या आधुनिक भारत के प्रश्न की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है या पहला प्रश्न कहता है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी मेरे प्रिय साथियों? इसका आंसर बताइए। गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। जल्दी से आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव का याद रखिएगा। दरअसल इनके बारे में बताया जाता है कि मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी गुरु अर्जुन देव जी अपने युग के सर्वमान्य लोक नायक माने जाते थे। ठीक है, वह दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह सम्मान था, जो कि हमारे भी मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हमें किसी भी विशेष धर्म की तरफ बिल्कुल भी गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, उनकी शहादत सिख धर्म के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपके एग्जाम में जरूर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? पहला ऑप्शन है हरिराम, दूसरा ऑप्शन है हरकिशन, तीसरा ऑप्शन है गोविंद सिंह और चौथा ऑप्शन है तेग बहादुर। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, थोड़ा सा डिटेलिंग जान लेते हैं ताकि हमारे मन में जो प्रश्न चल रहे हैं वे बिल्कुल शांत हो जाएं। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने
1699 में की थी। और कब की थी? बैसाखी वाले दिन की थी। और कहाँ पर? आनंदपुर साहिब में की थी। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों में स्वयं भी अमृत पान किया था। सदगुरु गोविंद सिंह ने खालसा महिमा में खालसा को काल पुरख की फौज पद से निवाजा था। काल पुरख फौज के पद से निवाजा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बस आप 5 मिनट और वेट करिए, 5 मिनट में आपकी क्लास जरूर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? पहला ऑप्शन कहता है कैनिंग, दूसरा ऑप्शन कहता है हेस्टिंग, और तीसरा ऑप्शन कहता है क्लाइव, और चौथा ऑप्शन कहता है कॉर्नवालिस। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अब 1757 के युद्ध था क्या? तो 1757 का जो युद्ध था वो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार मैं इसकी चर्चा या इसके डिटेल में बता देता हूँ। प्लासी का पहला युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। कहाँ पर हुआ था? मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। और इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, वहीं दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना, और कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव को नेतृत्व सौंपा था। और वहीं पर नवाब की तरफ से नवाब स्वयं उसका क्या कर रहे थे? सिराजुद्दौला उसका नेतृत्व कर रहे थे, यानी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। किंतु इस युद्ध को कंपनी जीत नहीं सकी, मान नहीं सकते, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेना नायक, उनके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ, जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध से भाग नहीं लिया था। और युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इनके जो सिराजुद्दौला के कुछ लोग थे वो जाकर अंग्रेजों से मिल गए थे, सिंपल सी बात ये थी, जिसके कारण यह युद्ध उनको हारना पड़ा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। इसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में किया था। अगर आप पिछले क्लास से फॉलो करते आ रहे हैं तो ज़रूर इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था, या किस शासक ने किया था? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हैदराबाद के निजाम ने भी सिग्नेचर किया था, और अवध के नवाब ने भी सिग्नेचर किया था, और मैसूर के राजा ने भी सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर किया था। बंगाल के नवाब ने सिग्नेचर नहीं किया था, किस पर? सहायक संधि पर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सहायक संधि के बारे में मैंने आपको बता दिया है पिछली क्लास में ही, तो इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं सीधा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगदेव, ठीक है। तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह। तीसरा ऑप्शन कहता है गुरु नानक, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास, और चौथा ऑप्शन कहता है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। तो अगर काल क्रम में देखा जाए, सिख गुरुओं में सही क्रम देखा जाए तो गुरु नानक, फिर उसके बाद आते हैं गुरु अंगद देव, फिर उसके बाद गुरु अमरदास, फिर उसके बाद आते हैं गुरु रामदास, फिर उसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव, फिर उसके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद, फिर उसके बाद आते हैं गुरु हरिराय, और फिर उसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर, और 10वें गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर सही हो जाएगा कि अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। बाकी मैंने आपको 10 सिखों के नाम भी बता दिया, 10 सिख गुरुओं के नाम भी बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच
संपन्न हुई थी? पहला ऑप्शन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, और दूसरा ऑप्शन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, और तीसरा ऑप्शन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, और चौथा ऑप्शन कहता है अवध, नवाब और नेपाल। ठीक है, अवध का नवाब और नेपाल। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सुधौली संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के मध्य हुई थी, नेपाल के राजा के मध्य हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टम में, वाडिवांस में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बस 5 मिनट और वेट करिए, 5 मिनट क्या 3 मिनट वेट करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टम में हुई थी, श्रीरंगपट्टम में हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वोयडार के शासक कौन थे? पहला ऑप्शन कहता है मैसूर रियासत, दूसरा ऑप्शन कहता है त्रावणकोर, तीसरा ऑप्शन कहता है विजयनगर, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, वाडियार मैसूर राज्य का 14वां शासक था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए आज की क्लास को हमें समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कल का जो हमारा प्रश्न था एक बार मैं इसका आंसर बता देता हूँ। कल यानी कि इसके पहले वाला जो हमने प्रश्न पूछा था आपसे, क्वेश्चन ऑफ द डे में, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आज का जो प्रश्न है, बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये आपका देखिए किन किन लोगों ने आंसर दिया था। जिसने जैसे कि कमल सिंह जी ने आंसर दिया था उस दिन के प्रश्न का, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इन्होंने बी दिया था, राष्ट्रपति वाला इन्होंने भी दिया था। शिवानी जी का यह प्रश्न गलत रहा, जगराता जी का प्रश्न सही रहा। तो इन छात्रों के प्रश्न सही थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन छात्रों के प्रश्न सही थे, तो आप भी आंसर दे सकते हैं, आप भी आंसर दीजिए, आपका भी नेम लिया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट जैसे आप देते हैं आंसर, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं ज़रूर बताऊंगा कि किसका प्रश्न सही था, किसका प्रश्न गलत था। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। बाकी यूपी टेट सी टेट वाले क्लास 10 बजे वाले क्लास में ज़रूर मिलिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।